धौलपुर गांव में लिल्ली नाम की एक छोटी सी गाय अपनी माँ के साथ रहती थी। लिल्ली की माँ सुबह होते ही काम पर चली जाती थी और शाम होने से पहले लौटकर नहीं आ पाती थी। इसलिए लिल्ली दिन भर घर के पास अकेले ही रहती है। माँ, आप मुझे इतना कहने पर भी अपने साथ भाई को क्यों नहीं लेकर जाती हो? यहाँ घर के पास सुबह से शाम तक अकेले बैठ कर मेरा दिमाग खराब होता है। वो लोग इतनी मेहनत करने पर भी मुझे ही 2 पैसे देते हैं बेटा। अगर तुम मेरे साथ आई तो वो तुमसे भी काम करवाएंगे और 1 पैसा भी नहीं देंगे। इसीलिए लिल्ली की माँ उसे अपने साथ नहीं लेकर जाती है, लिल्ली को बेकार की मेहनत से बचाने के लिए। लेकिन आज लिल्ली की माँ उसे घर के बाहर जाकर खेलने की सलाह देती है। लिल्ली के घर एक शमशान घाट के सामने है। लिल्ली दिन भर वहाँ पर आने वाले लोगों को देखकर ही अपना वक्त गुजारती है। ऐसे ही एक दिन लिल्ली उन्हें बड़े गौर से देख रही थी। ऐसे कहते हुए लिल्ली इंतजार करती है। वो सब वहाँ से जाने के बाद वो पैसे उठाकर वहीं पास वाली दुकान में जाकर कुछ खरीदती है। लेकिन वो दुकान वाला लिल्ली को कुछ भी नहीं देता है। लेकिन ऐसा क्यों? मैं आपसे मुफ्त में तोड़ी मांग रही हूँ, कुछ भी पैसे तो दे रही हूँ ना। पैसे तो दे रही हो, लेकिन लशों पर लुटाए हुए। मैं ऐसे पैसे नहीं लेता हूँ। कहीं और जाकर खरीदो इन मनहूस पैसों से। लिल्ली को कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसलिए वो पैसे ले जाकर अपने घर में छुपा लेती है। ऐसे कुछ दिन गुजर जाते हैं। लिल्ली हर रोज उन पैसों को उठाकर इकट्ठा करती है। ऐसे उन पैसों से लिल्ली एक बर्तन भर देती है। वो देखकर लिल्ली की माँ, ये क्या है लिल्ली बेटा, इतना सारे पैसे कहाँ से आए घर में? क्या ये पैसे तुम्हारे हैं? ये पैसे उन लोगों के फेंके हुए हैं जो हर रोज यहाँ से अपने लोगों की लाशें लेकर जाते हैं। मैं वो पैसे उठा लेती हूँ, लेकिन वो दुकान वाला मुझे कुछ भी खरीदने नहीं देता है इन पैसों से। इसलिए ये इतने ज्यादा हो गए हैं। क्या सच में ये पैसे मनहूसी है माँ? ऐसा कुछ नहीं होता है बेटा। तुम्हें ऐसे कहने वाला एक बहुत बड़ा बेवकूफ ही होगा। ऐसे लिल्ली की माँ उसे अच्छे से समझाने पर लिल्ली हर रोज खुशी खुशी वो पैसे उठाकर जमा करने लगती है। ऐसे कुछ साल गुजर जाते हैं। लिल्ली उन फेंके हुए पैसों से अपने घर का एक कमरा ही भर देती है और एक दिन बैंक वालों को बुलाकर वो चिल्लर ले जाकर नोट देने को कहती है। जब वो आते हैं तब वो दुकानदार ऐसे कहता है, अरे भाई, शायद तुम्हें पता नहीं है, इसीलिए वो पैसे ले जाने के लिए आए हो। वो पैसे मनहूस है, लशों पर लुटाए हुए पैसे है वो। हमें फर्क नहीं पड़ता कि वो कौन से पैसे हैं। हमें सिर्फ उसी बात से मतलब है कि वो पैसे इनके हैं। तुम अपनी मनहूसियत अपने पास ही रखो। ऐसे कहते हुए वो बैल सारे चिल्लर लेकर लिल्ली और उसकी माँ को नोट देता है। उन पैसे देखने के बाद लिल्ली और उसकी माँ और उस दुकानदार को पता चलता है कि वो अच्छे खासे धनवान बन गए हैं। चाहे कितने भी बड़े धनवान क्यों ना बन गए हो,
वो पैसे है तो मनहूस की। एक दिन सब खत्म हो जाएगा, देख लेना। आप चाहे कुछ भी कहो अंकुल जी, हम आपकी बात बुरा नहीं मानेंगे। अगर आप मुझे पहली बार आपकी दुकान पर आने पर वापस नहीं भेजे तो मुझे ये पैसे इकट्ठा करने का ख्याल ही नहीं आता। वो बात सुनकर दुकानदार को और भी गुस्सा आता है, लेकिन लिल्ली और उसकी माँ को जरा सा भी फर्क नहीं पड़ता है। ये पैसे तुम्हारा है बेटा, बताओ इन पैसों से क्या करना चाहती हो तुम? अगर आपकी इजाजत हो तो मैं इन पैसों में से कुछ पैसे इस्तेमाल करके एक सुपरमार्केट खोलना चाहती हूँ माँ, उस दुकानदार को बताने के लिए वो पैसे मनहूस नहीं, उसकी सोच मनहूस है कहकर। ऐसे कहते हुए दोनों माँ बेटी मिलकर एक सुपरमार्केट खोलते हैं और उन्हें उसमें भी ढेर सारे कामयाबी मिलती है। तब उस दुकानदार को समझ में आता है कि वो सब तो अच्छे ही है। छोटी सोच रखने वाला वो दुकानदार, वो सब तो अच्छे ही है। छोटी सोच रखने वाला वो दुकानदार अपनी जिंदगी में कभी भी आगे ही नहीं बढ़ पाया है। उदासपुर नाम के एक गांव में यात्री नाम की एक गाय रहती है। कुछ ही दिन पहले गाड़ी के टायर में हवा ज्यादा भरने पर टायर फटने की वजह से यात्री के पति की मौत हो गई थी। तब से उदास यात्री अकेले ही अपने बच्चों को पाल रही है। माँ, मुझे छोटे भाई को संभालते हुए घर पर नहीं रहना है। मुझे भी बाकी के बच्चों के साथ स्कूल जाना है। आप इसे अपने साथ काम पर लेकर जाओ ना, तभी मैं स्कूल जा पाऊंगी। तुम्हारी बात तो सही है बेटा, लेकिन मैं मजदूरी का काम करती हूँ। वहाँ पर बहुत ज्यादा धूप और धूल मिट्टी होती है। तुम्हारा छोटा भाई ऐसे माहौल में नहीं रह पाएगा। यात्री की बेटी को स्कूल जाना था, लेकिन वो जा नहीं पा रही थी। ऐसे में क्या करना चाहिए, यात्री को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी उसकी नजर अपने पति की उस पंचर की दुकान पर पड़ती है। यात्री काफी देर सोचने के बाद अपने पति की पंचर की दुकान को फिर से शुरू करने का फैसला लेकर उस दुकान को अच्छे से साफ करती है और अपनी बेटी से ऐसे कहती है, अच्छे से पढ़ाई करना, अब तुम्हें भाई को संभालने की कोई जरूरत नहीं है। मैं पिताजी की दुकान को फिर से शुरू करने वाली हूँ। वो बात सुनकर यात्री की बेटी बहुत खुश होती है और अगले दिन से स्कूल चली जाती है। क्या तुम्हें इस टायर को पंचर बनाना आता है? जी बिल्कुल आता है। आप 5 मिनट बैठ जाइए, मैं अभी पंचर बना देती हूँ आपकी गाड़ी का। ऐसे यात्री गाय बड़े अच्छे से उस बैल की गाड़ी का पंचर बना देती है। पंचर बनाते हुए यात्री और वो बैल बात करते हैं कि कैसे सीखा उसने इतनी अच्छी तरह से पंचर बनाना। तब यात्री अपने पति के बारे में बताती है। ध्यानचंद मेरे पति थे। इस गांव में उन्हें सब जानते हैं और उनके साथ हुए हादसे को भी जानते हैं। ध्यानचंद मेरा भी बहुत अच्छा दोस्त था। सुनकर बहुत दुख हुआ उसके बारे में। आप चिंता मत कीजिए, इस गांव में जितनी भी गाड़ियां पंचर होंगी वो सब यहीं पर आएंगी। जैसे ये बैल कहकर जाता है, वैसे ही लोग अपनी गाड़ियों के पंचर बनाने के लिए यात्री की ही दुकान पर आते हैं। इससे यात्री की आर्थिक स्थिति तो ठीक हो रही थी,
लेकिन उस गांव के दूसरे पंचर बनाने वाले कंकर बैल को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। ये ध्यानचंद की पत्नी तो मेरा सारा व्यापार बंद करके मजा ले रही है। कैसे भी करके उसे रास्ते से हटाना ही होगा। ऐसे कहते हुए एक दिन कंकर बैल जानबूझकर यात्री गाय से ऐसे कहता है, गांव में मेरी भी एक पंचर की दुकान है, फिर भी गांव के सभी लोग तुम्हारी ही दुकान पर आ रहे हैं। इस बात से किसी को फर्क पड़े या ना पड़े, लेकिन गांव वालों की पत्नियों को तुमसे नफरत हो रही है। ऐसी बात सुनने के बाद यात्री गाय का दिमाग कुछ देर के लिए काम करना बंद कर देता है और वो कंकर बैल को कोई जवाब नहीं दे पाती है। और उसके बाद से यात्री गाय अपने ग्राहकों से बात करना भी बंद कर देती है। ये काम तो हो गया है और अब बस एक आखिरी काम कर लूं। उसके बाद मैं अपने काम पर लौट जाऊंगा। ऐसे कहते हुए कंकर बैल अपनी दुकान से थोड़ी ही दूरी पर कुछ नुकीले और छोटे छोटे कीले डालता है और वहाँ से गुजरने वाले लोगों के टायर अचानक से पंचर हो जाते हैं। तब कंकर बैल, अरे भाई साहब, मैंने ऐसा क्या कर दिया है जो आप लोगों मेरी दुकान पर आते नहीं हो? उतनी दूर तक क्या जाओगे? यहाँ पर आ जाओ, मैं ठीक कर देता हूँ, बस 2 मिनट में। ऐसे कहते हुए एक के बाद एक लगातार पंचर बनाते जाता है कंकर बैल। तभी एक बैल को एक ही दिन में 10 बार अपनी गाड़ी का पंचर बनाने के बाद कंकर बैल पर शक होता है और वो ऐसा क्यों हो रहा है कहकर गौर करने पर उस बैल को कंकर बैल की चालाकी के बारे में पता चलता है। तो ये है तुम्हारा पंचर की दुकान का राज। सुबह से लगातार लूट रहे हो। एक बैल 10 बार आ रहा है, फिर भी तुम्हें बुरा नहीं लगा? ऐसे कहते हुए वो बैल और बाकी के बैल मिलकर कंकर की खूब पिटाई करके ईमानदारी से काम करने को कहते हैं। और यात्री की दुकान भी पहले जैसे ही चलने लगती है। पगड़ीपुर गांव की हर गली और गाय बैल जानते हैं नंदू बैल और उसके परिवार को। नंदू बैल बहुत ही अच्छे स्वभाव का है, इसलिए गांव में ऐसा कोई भी नहीं है जो उसे या उसके परिवार को नहीं जानते हो। तुम जानते हो नंदू, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ भाभी जी को उस बीमारी के बाहर निकलने के लिए, लेकिन मैं चाहूँ कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लो, सिर्फ थोड़ा सा और समय ही दे पाऊंगा। मैं जानता हूँ तुम कितनी कोशिश कर रहे हैं मेरे भाई, लेकिन ये डर किसी भी हिम्मत से काम नहीं होने वाला है। ये किसी को कोना का डर बहुत बुरा होता है। नंदू बैल की पत्नी लिली गाय को एक ऐसी बीमारी है जिसे पूरी तरह से ठीक करने का कोई उपाय नहीं है। नंदू बैल और उसका डॉक्टर दोस्त उसी बीमारी के बारे में बात कर रहे हैं और उनकी बातें सुन लेती है लिली गाय। इसलिए घर पहुंचने के बाद ऐसे कहती है अपने पति से, मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे जाने के बाद हमारी बच्ची अकेली महसूस करे, इसलिए आप मेरे जाने के बाद अच्छी गाय से शादी करना जो हमारी बेटी को अपनी बेटी की तरह प्यार दे।
तुम ऐसे क्यों कह रही हो लिल्ली? तुम्हें कुछ नहीं होगा। हम और अच्छे डॉक्टर के पास तुम्हारा इलाज करवाएंगे। नहीं नंदू, मेरे शरीर में अब किसी की भी इलाज को झेलने की शक्ति नहीं है, इसलिए मेरी बात मान लो। बड़े दुखी होते हुए अपनी पत्नी की बात मान लेता है नंदू बैल और अगले ही दिन सुबह लिल्ली गाय की मौत हो जाती है। लिल्ली गाय के अंतिम संस्कार में सारे गांव वाले आते हैं। ऐसे लिल्ली का अंतिम संस्कार अच्छे होता है। वैसे भी सभी गांव वाले इकट्ठे थे, इसलिए बाद में कोई गलत ना समझे, इसलिए नंदू बैल अपनी पत्नी की आखिरी इच्छा सारे गांव वालों के सामने बताता है और सभी गांव वाले इस बात पर नंदू की इज्जत भी करते हैं। तभी उन गांव वालों के बीच में से एक गाय निकल कर आती है और ऐसे कहती है, मैं जानती हूँ कि ये बात करने का सही वक्त नहीं है, लेकिन मेरी भी एक बेटी है, आपकी ही बेटी की उम्र की। उसे भी एक पिता की जरूरत है। मैंने भी ये बात सिर्फ इसीलिए की है क्योंकि इस वक्त मौजूद है। अच्छा किया जो बता दिया, बाकी के बात बाद में ही करते हैं। फिलहाल के लिए ये इतनी बातचीत काफी है। ऐसे वो बात वहीं पर खत्म हो जाती है, लेकिन कुछ ही दिनों में नंदू बैल और उस टुंकी गाय की शादी हो जाती है। टुंकी गाय के लिए शादी होना ही देर थी। शादी होते ही वो अपनी बेटी को सभी खुशियाँ देने के लिए नंदू की बेटी को तंग करने लगती है, ताकि वो बेजार होकर घर से ही भाग जाए। मम्मी, इसका बाप चला गया है, अब आप अपने असली रूप में आ सकती हो। हाँ बेटा गुलाबो, अभी बताती हूँ उसे मैं, अब तक सो रही है महारानी की तरह। ऐसे कहते हुए जाकर टुंकी गाय नंदू बैल की बेटी के मुंह पर एक बाल्टी पानी डालकर उठाती है और घर के काम करने को कहती है जल्दी से। पिंकी गाय को सिर्फ एक ही बात समझ में आती है, ये माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। पिंकी गाय पहले घर साफ करती है, उसके बाद कपड़े धोती है और बर्तन, ऐसे एक के बाद एक दिन भर कोई ना कोई काम करती रहती है पिंकी। लेकिन अपने पिता को ये बात नहीं पता चलने देती है। वो परेशान और दुखी होंगे कहकर, माँ, हमने सिर्फ 4 ही दिन में इसकी हालत बिकारन जैसी कर दी है। अगर ये बात इसके पिता को पता चल गई तो क्या होगा? पता चलता है तो चलने दे बेटा, अब बात पूरी तरह से अपने हाथ में है। उसका बाप भी कुछ नहीं कर पाएगा। मैंने अपनी पूरी होशियारी से इस घर को अपने नाम कर लिया है। हा 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 हा। ऐसे दोनों माँ बेटी खूब मनमानी करने लगती है। एक दिन बाजार से सामान खरीदने के लिए गई हुई पिंकी को देखकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं और पिंकी से उसकी इस हालत के बारे में पूछते हैं। कहीं तुम्हारे पिता नई माँ के आने के बाद तुम्हें भूल तो नहीं गए है ना बेटा? ऐसा कुछ भी नहीं है कहकर सारी बात बताती है पिंकी गाय उस गाय को। वो सारी बात जानकर तब सभी गांव वाले मिलकर नंदू बैल से मिलकर टुंकी गाय से दूर रहने को कहते हैं। मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मेरे पीछे ये सब हो रहा है। अगर पता हो तो मैं बात को यहाँ तक आने ही नहीं देता। नहीं चाहिए हमें वो घर, रहने दो उन्हें ही उसमें। हमें अब किसी की जरूरत नहीं है।
ऐसे कहते हुए नंदू बैल गांव में ही दूसरों के घर में किराए पर रहते हुए खुद ही अपनी बेटी का ख्याल रखता है और दोबारा किसी पर भी भरोसा नहीं रखता है। वरदानपुर नाम के एक गांव में पड्डी नाम की एक बूढ़ी गाय अपने बेटे पद्मेश नाम के एक बैल के साथ रहती है। पड्डी गाय का बेटा समझदार है, इसलिए अपनी माँ को परेशान नहीं होने देता है और घर के सभी काम खुद ही करता है, गांव में मजदूरी का काम करते हुए। माँ, मैं काम पर जा रहा हूँ। जाने से पहले आपको कोई काम हो तो बता दो। मेरे जाने के बाद बाजार में कहाँ फिरोगी? नहीं बेटा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तू जाकर अच्छे से काम कर ले और घर की फिक्र मत कर। मैं अभी इतनी भी बुरी नहीं हूँ। ऐसे दोनों माँ बेटे एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से वक्त गुजारते हैं और उनकी जिंदगी ना बहुत ही अच्छी और ना ही बहुत बुरी है। इस तरह जीते हैं। पद्मेश जो कमाता है उनके एक दिन के गुजारे के लिए काफी होता है, लेकिन ऐसी खुशी भी किसी से कहाँ बर्दाश्त होती है। क्या बेटा पद्मेश, ये अपने चेहरे पर मास्क लगाकर क्यों आया है? किसी से मिलने के लिए हॉस्पिटल गया था क्या? सब ठीक तो है ना? नहीं माँ, किसी को कुछ नहीं हुआ है। सब अच्छे हैं, लेकिन पता नहीं कितने दिनों के लिए एक बहुत ही जानलेवा बीमारी हवा के साथ आगे बढ़ रही है और लोगों को लचर करके मार रही है। मैंने इसीलिए मास्क लगाया है। आप भी लगाओ और घर से बाहर निकलने की सोच भी मत। इतनी खतरनाक बीमारी है तो किसी को भी बाहर नहीं निकलना चाहिए बेटा। मुझे सबका नहीं पता, लेकिन जैसे तूने मुझे घर में रहने को कहा है, वैसे ही तू भी घर में ही रहेगा। पड्डी गाय उस बीमारी के बारे में सुनकर डरते हुए अपने बेटे से ऐसे कहती है, लेकिन वो चाह कर भी घर में नहीं रह सकता है। ऐसी है उसकी घर की परिस्थिति। इसलिए अपनी माँ को सभी सावधानी बरत कर काम करूंगा कहकर वचन देता है और काम करता ही रहता है। फिर एक दिन देश के प्रधानमंत्री सारे देश को कुछ दिनों के लिए अपने सारे काम बंद करके घरों में ही रहने को कहते हैं। बढ़ती हुई इस बीमारी को कम करने के लिए उस बात का प्रभाव हर गरीब परिवार की तरह पद्मेश बैल के घर पर भी होता है। बाहर जाना मना है ना बेटा? फिर कहाँ पर जाने के लिए तैयार हो रहा है? टीवी में न्यूज़ देख रहा है ना? हर रोज लाखों लोगों को वो बीमारी लग रही है और हजारों मर रहे हैं। ऐसे हाथ पर हाथ रखकर बैठा रहूंगा तो ये लॉकडाउन खत्म होने से पहले ही भूख से मर जाएंगे। ऐसे पद्मेश एक बार और अपनी माँ को समझाने में कामयाब हो जाता है और बरसों से उसी गांव में रहने की वजह से उसे एक हॉस्पिटल में आसानी से वार्ड बॉय की नौकरी मिल जाती है। इसे तुम्हारी किस्मत समझो या बुरा वक्त पद्मेश। इस हॉस्पिटल में काम करने वाले आधे से ज्यादा वर्कर्स डरकर भाग गए हैं, इसीलिए तुम्हें ये नौकरी मिल रही। ईमानदारी से और सुरक्षित रहकर अपना काम करना। ठीक है कहकर पद्मेश वो नौकरी करने के लिए मान जाता है और अपनी माँ से ये बात छुपाता है कि वो एक हॉस्पिटल में काम कर रहा है, लेकिन इस बात को ज्यादा दिन छुपा नहीं पाता है। तेरी तबीयत इतनी खराब क्यों हो रही है बेटा? सच बता मुझे, तू कौन सा काम कर रहा है?
मुझे कुछ भी ठीक नहीं लग रहा है। माँ, मैं आपसे एक बात छुपाई थी। मैं एक हॉस्पिटल में काम कर रहा हूँ। वैसे तो मैं अपना औरंग का पूरा ख्याल रखता हूँ और संक्रमित लोगों से तो दूर ही रहता हूँ। ये वो बीमारी नहीं है, इसीलिए चिंता की कोई बात नहीं है। ये बात कहकर पद्मेश बेल हमेशा की तरह अपनी माँ को शांत करवा देता है और अच्छे से खाकर सो जाता है। लेकिन पूरे समय अपनी माँ से दूरी बनाकर ही रखता है, क्योंकि उसे खुद पूरा यकीन नहीं था। अगले दिन सुबह उठकर देखा तो पद्मेश को सांस लेने में तकलीफ हो रही थी। वो देखकर घबराई हुई पड्डी गाय अपने बेटे को लेकर हॉस्पिटल भागती है। वहाँ पर ना जाने कितने लोग सिर्फ मौत का इंतजार कर रहे थे। मेरा बेटा सांस नहीं ले पा रहा है, कोई उसकी मदद करो। मेरे बेटे की कोई तो मदद करो। क्यों मदद करो? मदद करो कहकर रोने से कोई मदद नहीं करेंगे माँ जी। सब इसी समस्या से लड़ रहे हैं और आपके बेटे को लगाने के लिए ना ऑक्सीजन है और ना ही कोई बेड है, इसीलिए कहीं और लेकर जाओ। पड्डी गाय रोते हुए गुस्से में उसका बेटा उसकी कोई बात नहीं सुनता है कहकर वहाँ से जा रहे थे। तभी एक गाड़ी में भरकर ऑक्सीजन सिलेंडर्स आते हैं। जैसे तैसे करके पद्मेश को लगाने के लिए एक सिलेंडर तो मिल जाती है, लेकिन उसके लिए एक बेड भी नहीं था। तभी एक बैल पद्मेश उसी हॉस्पिटल में काम करता है और बहुत ही अच्छा बैल है कहकर पड्डी गाय की खूब मदद करता है। मेरा बेटा ठीक हो जाए, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो कभी किसी का बुरा नहीं चाहता है, इसीलिए उसे मदद मिल रही है।